औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छा, अभी हम जो लास्ट सेशन में स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम। और हमारा टॉपिक अभी चल रहा है म्यूटेशन। म्यूटेशन का अभी तक हमने जो पढ़ा उसको मैं ब्रीफ डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि डिफाइन कर रहा हूँ ओनली। फिर आगे आपको जो भी उसका रिमेनिंग पोर्शन है वो बताना है मुझको सिर्फ। ठीक है, हो सकता है ज्यादा लंबा सेशन ना हो, 15-20 मिनट का सेशन हो ये। अच्छा, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं कि म्यूटेशन, सडन चेंजेस इन द जीन, जीन के स्ट्रक्चरल में चेंजेस आने को म्यूटेशन कहता है। जीन कहां पर मौजूद होती है? डीएनए में। ठीक है, डीएनए में किस चीज को जीन कहा जाता है? द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस को जीन कहा जाता है। ठीक है, यही डीएनए से मिलके क्रोमोसोम बन रहा होता है। ठीक, अब क्रोमोसोम के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस है, बेसिकली यही नाइट्रोजनस बेसिस जो होती है जेनेटिक कोड्स हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कल। यही जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड के कोड्स होते हैं। अमाइनो एसिड के कोड जो होते हैं यही प्रोटीन्स बनाते हैं। तो पता लगा है डीएनए, डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए, एमआरएनए के ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर स्ट्रक्चर बनता है। यही सीक्वेंस है ना। तो अगर डीएनए की सीक्वेंस सही होगी, डीएनए की सीक्वेंस अगर सही होगी तो इसका मतलब ये कि एमआरएनए सही बनेगा, एमआरएनए सही बनेगा तो प्रोटीन सही बनेगा, जब प्रोटीन सही बनेगा तो स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट एंड फाइन बनेगा। आंख का, नाक का, कान का, होंठ का, माथे का, जिस्म का, चेस्ट का, तमाम बॉडी के पोर्शंस का, पाँव की उंगलियों का, हाथ की उंगलियों का, नाखूनों का, सब चीजों का। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डीएनए डैमेज होता है, यानी कि उसकी सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज आता है, वजूहात क्या पढ़ी हमने? दो वजूहात पढ़ी। सबसे बड़ी, या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवीआर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जो स्पेशली सन एक्लिप्स, जो सूरज ग्रहण होता है उस वक्त बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर एक्स रेजेस, अल्फा बीटा गामा रेजेस जो हमारी एक्स रेज रूम में होती हैं, अल्ट्रासाउंड की रेजेस भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? केमिकल म्यूटेशन, जो हमारे खाने के जरिए कुछ ऐसे केमिकल चले जाते हैं जो डीएनए जैसे होते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन होती है, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन जाके डीएनए के नाइट्रोजन को डिस्टर्ब करते हैं और उसकी जगह अपनी जगह बना लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। और जब डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो फिर एमआरएनए डिस्टर्ब बनेगा, एमआरएनए गलत सीक्वेंस से बनेगा तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस गलत होगी, और जब प्रोटीन सिंथेसिस गलत होगी तो वो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाएगा। कान बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। ये सारी चीजें हम अब तक स्टडी कर चुके हैं, और इसकी हमने बताया था कि चार, इसको कहते हैं हम क्रोमोसोमल एब्रिएशन, यानी कि डीएनए डैमेज चार तरीके से हो सकता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रिएशन। अच्छा, ये आपके पास चैप्टर पेज नंबर 161 पे डिस्कस हुआ है, पेज नंबर 161, 160, 161। ठीक है, क्रोमोसोमल ABERRATION एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन चार टाइप्स के होते हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये हम स्टडी कर रहे थे। आपकी पिक्चर शेयर हो गई है टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन में? यस सर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन के अंदर ये जो हम स्टडी कर रहे हैं सारी चीजें, इसके अंदर ये सब हो गया। हमने पढ़ लिया डिलीशन, यानी जीन का डिलीट हो जाना। डिलीट होगा तो चीज का साइज छोटा होगा, डुप्लीकेशन चीज का साइज बढ़ जाएगा। क्यों? जब जीन का साइज बढ़ा है तो आरएनए का साइज भी बढ़ेगा, एमआरएनए का बढ़ेगा तो प्रोटीन का बढ़ेगा, प्रोटीन का बढ़ेगा तो साइज भी बड़ा हो जाएगा, कान ज्यादा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर डिलीशन है तो कान छोटा हो जाएगा। इसी तरह किसी भी ऑर्गन के साथ हो सकता है। इन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा था कि ना नाइट्रोजनस बेसिस ज्यादा होंगी ना कम होंगी, सिर्फ तरतीब चेंज हो जाएगी। और तरतीब चेंज होना भी सम टाइम डिफॉर्मिटीज का बायस बनती है, सम टाइम। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कान बिल्कुल सही होगा लेकिन समात कम होगी, सुनने की सलाहियत कम होगी, उसकी ऑडिटोरी नर्व सही काम नहीं कर रही होगी। आंख बिल्कुल सही होगी लेकिन उसकी विजनरी नर्व सही काम नहीं कर रही होगी। ठीक है ना, कॉर्ड्स जो होते हैं विजनरी कॉर्ड, उसके देखने की ताकत बड़ी कम होगी। इस तरह हकलापन भी उसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, ये हमारी इन्वर्जन। अच्छी सबसे हमने कौन सी पढ़ी? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब a complete set of the gene is transferred from one chromatid to another chromatid between the non-sister chromatids। तो क्या होता है कि जब कंप्लीट सेट ऑफ द जीन ट्रांसफर होता है तो वो पूरा जीन मटेरियल लेके जाता है, तो उसमें डिफॉर्मुलेटेड नहीं बल्कि आने वाले बेबी में इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर लेके आता है। मसलन
अगर मदर की हाइट छोटी है और फादर की हाइट दरमियानी है तो माइट भी पॉसिबल है कि बच्चे की हाइट लंबी हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मदर की आवाज अच्छी है, सही है, नाते पड़ती हैं, फादर की आवाज बिल्कुल भी सही नहीं है, बस नॉर्मल है, कभी भी उन्होंने, तो हो सकता है कि बच्चे की आवाज दोनों की कॉम्बिनेशन से बच्चा बेहतरीन सुरीला हो जाए, उसकी आवाज में दर्द हो, बेहतरीन करेक्ट कर सके, बेहतरीन नात पढ़ सके, ठीक है ना, ये पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा। कलर, कलर फेयर हो सकता है, अगर मदर का कलर गंदुमी है और बाप जो है वो सांवला है, हो सकता है ट्रांसलोकेशन के जरिए फादर बच्चे का कलर जो गोरा हो जाए। इन्वर्जन अगर खुदा ना खास्ता हो गई तो हो सकता है कि अच्छे खासे गोरे पेरेंट्स का बच्चा ब्लैक हो जाए, ठीक है ना। तो शुरू की जो तीन है, डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, ये तीनों डैमेजिंग कंडीशन है, डिस्टर्बिंग कंडीशन है और बैड रिजल्ट लेके आती है, जिसको हम बैड म्यूटेशन भी कहते हैं। जबकि ट्रांसलोकेशन इज अ गुड म्यूटेशन और 99% ये होती है। और किस स्टेज में होती है? क्रॉसिंग ओवर में होती है, जब मियोसिस होती है। तो हम सेल डिवीजन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेल साइकिल, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर देखेंगे क्या होती है और किस कदर क्रॉसिंग ओवर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां तक हम अपनी बात कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। ये हमने स्ट्रक्चर दिखाया था कि जैसे ये डीएनए और ये नॉर्मल डीएनए बिफोर, लेकिन उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगी या केमिकल म्यूटेशन उसके पास गया, उसने डीएनए के स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। अब डैमेज किया है तो प्रोटीन डैमेज होंगे, प्रोटीन डैमेज होंगे तो फिर स्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एग्जांपल आपके पास, व्हाट आर द म्यूटेंट्स लिखा हुआ है बेटा, ये नजर आ रही है स्लाइड आपको? यस सर। यस सर। क्या फर्क, क्या मसला है बच्चे के साथ? सर इसकी ना फिंगर थोड़ी सी ना प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर डुप्लीकेशन हो रही है। हाँ, इंतजार ने, आप लोगों ने सिर्फ ये बताया प्रॉब्लम है, इंतजार ने वजह बताई कि क्यों हुई है डुप्लीकेशन। अच्छा इंतजार, अब आप खामोश रहिए। निदा बेटा माइक बंद करें, या तो आप खुद बात करें या माइक बंद करें। अच्छा, दूसरी हम बात क्या कर रहे हैं कि इंतजार ने कैसे कहा कि ये डुप्लीकेशन हुई है, कौन बताएगा? जल्दी बता। इनके फिंगर्स ज्यादा हैं सर। वेरी गुड, सब ये जवाब दे रहे थे माशाल्लाह। क्योंकि अब देखें, क्योंकि हमने पिछली डिस्कशन करी है, आपको बात समझ में आई है, तो आपने फौरन आंसर दे दिया कि सर दैट इज द रीजन। बस इसे कहते हैं स्टडी। जब आप एक्सप्लोरिंग स्टडी करेंगे, जब आप अंडरस्टैंडिंग स्टडी करेंगे, जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करेंगे, देखिए मटेरियल तो आपकी इंटर की बुक में भी लिखा हुआ, ये भरी पड़ी बुक आपकी इंटर की, ठीक है ना। ये जीन म्यूटेशन और जीन के टॉपिक आपको मैंने बुक भी शेयर कर दी है, पंजाब बुक की 10,000 चीजें नेट पे पढ़ी है। एक और बुक भी शेयर कर दी थी मैंने आपको कैम्ब्रिज वालों की। तो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन बात है समझ में आने की। तो हम यहाँ बैठ के हम यही करें कि एक्सप्लोरेशन हो जाए, ठीक है। बताइए जरा क्या मसला है जल्दी से। एक फिंगर ज्यादा है। एक फिंगर ज्यादा है। डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। अच्छा ट्रांसलोकेशन नहीं है, ट्रांसलोकेशन नहीं कह सर सकते। हो भी सकती है, हो भी सकती है। सर ट्रांसलोकेशन में ये होता ना कि डिफरेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होता है। नो सर मींस उसके कैरेक्टर में चेंज क्यों आता? वो पॉजिटिव सर आई होता थिंक ना, मींस ट्रांसलोकेशन जैसे नहीं एक न्यू होगा। जीन बन जाती। हाँ क्या कह रहे हैं इंतजार बेटा? सर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। फिर क्या होगा? सर ये भी डुप्लीकेशन नहीं होगा, पर यहाँ पे असल में ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, हमारे पास पूरा का पूरा सेगमेंट निकल जाता है, ठीक है, लेकिन और सेगमेंट एक जगह का पॉजिटिवली दूसरे में पॉजिटिवली फंक्शन दूसरे करता का पहले में चला जाता है। चलो ठीक है, यहाँ डुप्लीकेशन हाँ। ही है। अच्छा ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन है और पॉजिटिव है। ना ना, डुप्लीकेशन नेवर बी पॉजिटिव। याद रखें, हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन नेवर बी पॉजिटिव। आप क्या देखिए, सवाल मेरा है, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन नहीं हुई, हम कह रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भाई? फिर ट्रांसलोकेशन को सही तरह डिफाइन करें। सर क्योंकि वो पॉजिटिव चेंज लाती है, वो नेगेटिव चेंज नहीं लाती, वो न्यू कोई चेंज। बिल्कुल एग्जैक्ट हाथ है इस बंदे का, यानी कि सर एकदम इसमें एक एकदम फिंगर देखने वाला भी नहीं बता सकता कोई मसला है। देखिए ट्रांसलोकेशन जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अप्लाई करता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, यानी कि टोटल 5। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब इसमें अगर हम इसको
मारिज की बात को समझ लेंगे जनाब, डुप्लीकेट है और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि 10 उंगलियां हो जाए और भी अच्छी बात है, अगर इसी बिल्कुल इसी सेटिंग से आए तो 20 हो जाए तो और भी अच्छी बात है। यस सर, ऐसा भी हो सकता है ना। कि नहीं हो तो सकता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सर ये कह तो पॉजिटिव सकते हैं क्योंकि कोई मसले के साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि एबनॉर्मल है तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। ये एबनॉर्मल ही है और मसला भी इसके साथ है। उसकी वजह ये है कि इस बंदे की फंक्शन एबिलिटी 5 उंगलियों वाले से कम होगी। इसकी ग्रिप, इसका मुट्ठी का बंद करना, फिस्ट का बंद करना, इसका किसी चीज को उठाना, लिखना, ठीक है ना, ग्रिप करना, 5 हमारी उंगलियों जिसके मुताबिक इसको डिस्टरबेंस होगी। ये उंगली इसको सर लेकिन हमेशा ये भी तो हो सकता है ना, कि सर ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं पे अगर 6 उंगलियों वाला काम है तो ये वहां पे ही वो कर सके आराम से। मसलन मुझे एक जगह पियानो बता जैसे दें, बजा रहा है, कोई जैसे सी भी एक पियानो जगह अगर बता बजा दें। रहे होते हैं, पियानो पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, जब उसको बजा रहे होते हैं तो हमें उंगलियों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल तो पड़ती है। वहां पे हम सर 5 के बजाय सर अगर 6 उंगली होंगी एक वो और मिनट, इजी हो सकता है। अच्छा अभी सर मारे से अगर बात कर लेना। जवेरिया 5 सुने, जवेरिया उंगलियों आप जवाब दीजिएगा बाद में, मुझे पता है आप क्या जवाब देने वाली है। अच्छा मारे अगर इसकी उंगली हाथ में 10 उंगलियां हो तो फिर तो और भी अच्छा पियानो बजाएगा। लेकिन सर फिर वो हाथ के साइज के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए, साइज भी उसका हाथ का बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, मैं क्या करूँ, अच्छा लगेगा वो। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है फायदा हो सकता है नुकसान अच्छा हो। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए क्या ऑप्शन दिया जाए? कि आपका जो बच्चा हो उसके 10 उंगलियां हो हाथ में, अगर उसको फिर 10 उंगलियों के हिसाब से प्रैक्टिस करवाएंगे तो फिर वो हो सकता है मैं क्या कह रहा परफेक्ट हो हूँ, जाए, आप बाकी एक्सेप्ट लोगों से करेंगे नहीं इसकी करता। दोनों दोनों हाथों में 10 10 15 15 उंगलियां हो? विल यू एक्सेप्ट दिस वन? शायद कर सके। शायद ज्यादा कर अगर सके। मसले वाली अगर सिचुएशन होगी तो ऑपरेशन होता है। मसला तो है ना ये, क्योंकि नॉर्मल नहीं है मसला। अब सिर्फ इसने पियानो थोड़ी बजाना है, दुनिया के सारों काम करना है। और याद रखें, आज जवेरी आप बताएं क्या कहना चाह रही थी। सर देखिए, एक हाथ की जो ताकत होती है ना 5 उंगलियों की, वो 6 उंगलियों में बढ़ जाएगी। अगर 10% मिल रही है 50% तो 8% हो जाएगी, तो उसे मुश्किल होगी काम करने में। वेरी गुड, ये भी देखने एक में बात बुरी सही नहीं है। लग रही, लेकिन उसे काम करने में मुश्किल होगी। ये भी एक बात सही है, क्योंकि लेबर ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑफ लेबर इसी को कहते हैं, जो भी जवेरिया ने बात करी कि बॉडी के हर पार्ट का जो है ना वो फंक्शन डिस्क्राइब एंड डिवाइड है, ठीक है ना। जब वो उसकी फोर्स डिवाइड होगी तो उसकी फंक्शन एबिलिटी खराब, डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात मैं करूँ कि इन्ने का आला कुल्ले शैन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। बेशक इस चीज पे भी कादिर है अल्लाह, जो बंदे का हाथ नजर आ रहा है, को आगे भी चीजें दिखाते हैं आपको। अच्छा एक और चीज पे अल्लाह कादिर है। क्या कह रहा है अल्लाह? अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। और बहुत स्ट्रॉन्ग बात यहाँ पर हो रही है कि हमारे पास क्या हो रही है कि अगर खलकल इंसान अभी एहसन तकवीम, अल्लाह ने इंसान को एहसन तकवीम पे खल्क किया। एहसन तकवीम मतलब जो ये चीज बनाई है खुदा ने, इंसान, ये सबसे आला है अकल की बुनियाद पर, जिस्म की बुनियाद पर, और इससे बेहतर नहीं बन सकता। अंडरस्टैंड नाउ? इससे आला तख्लीक अल्लाह खुद कह रहा है कि खलकल इंसान अभी एहसन तकवीम, ये तकवीम के यानी कि कंप्लीशन के, कमाल के आखिरी दर्जे पे जाके जो चीज बनी है अल्लाह ने बनाई है वो इंसान है। और इंसान में अगर 1400 साल भी अगर दुनिया को लगा लें, अगर 6000 साल 8000 साल लगा लें हजरत इब्राहिम, हजरत आदम से लेके अब तक, तो कोई एक साइंटिस्ट भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि 5 की जगह अगर 6 उंगलियां होती तो ज्यादा बेहतर था, 2 की जगह अगर 3 हाथ होते तो ज्यादा बेहतर था, 2 आंखें आगे और 2 पीछे होती तो ज्यादा बेहतर था, 32 की जगह अगर 38 दांत होते इंसान में तो ज्यादा बेहतर था, 3 की जगह 2 की जगह अगर 3 कान होते तो ज्यादा बेहतर था, 2 लंग्स सही है, 3 मसला कर जाते, 2 हार्ट मसला कर जाते। तो ऐसा तकवीम का मतलब ये है कि जैसा अल्लाह ने परफेक्ट इंसान को बनाया है, इसमें एक भी चीज की कमी या ज्यादती उसके बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगी, फंक्शनली भी स्ट्रक्चरली भी, काम में भी मसला करेगी और उसकी बनावट और साख में भी मसला करेगी। तो इस बंदे से मिलेंगे ना आप 6 उंगलियों वाले से, ये बताएगा इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर इसके दूसरे हाथ में बिल्कुल 5 उंगलियां हैं तो ये बताएगा एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये डुप्लीकेशन है और डिफॉर्मिटीज है। लेकिन ये भी वही बात, कितनी उंगलियां हैं इसमें? 5 उंगलियों और एक हाथ। 6 5 उंगलियां और एक हाथ। ठीक है जनाब, इसके साथ क्या मसला?
4 उंगलियां 2 थंब। अच्छा इसमें क्या हुआ? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, क्या चीज? डिलीशन। इसमें भी डुप्लीकेशन है सर, क्योंकि एक ज्यादा है। इसमें डुप्लीकेशन हुई है। हाँ, क्योंकि ज्यादा है इसलिए डुप्लीकेशन है, सीधी सी बात है। अब डुप्लीकेशन में पूरी अगर डुप्लीकेट होती तो छठी उंगली पूरी होती, लेकिन अगर डुप्लीकेट मतलब आधी जीन डुप्लीकेट हुई है तो हुआ ये कि वो आधी उंगली भी लग गई। ठीक है, अच्छा चला, काजेज ऑफ द म्यूटेशन देखें यहाँ पर एक बात, काज ऑफ द म्यूटेशन क्या है? 2 मेन काजेज ऑफ द म्यूटेशन, मिस्टेकन इन द सेल रिप्लिकेशन, मतलब सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, जब सेल अपनी कॉपी बना रहा है, ठीक है, तो हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे। मियोसिस के अंदर जब प्रॉब्लम होती है क्रॉसिंग ओवर में। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर हमने 2 पढ़े, कौन कौन से पढ़े? एक तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे एनवायरमेंट में होती है, दूसरा केमिकल म्यूटेजेंस जो हम खाते पीते हैं खाने के साथ। तो उस कह रहा है ये 2 बुनियादी रीजंस हैं जिसकी वजह से रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है। देखिए नीचे रेप्लिकेशन के अंदर प्रॉब्लम दिखाई हुई भी है, ये देखो, देखें क्या कह रहा है? ओरिजिनल, ये दोनों ओरिजिनल है, लेकिन क्या कह रहा है? ये करेक्ट कॉपी है, ये म्यूटेंट कॉपी है। म्यूटेंट कॉपी में क्या हो रहा है? देखें ग्रीन के साथ किसको जुड़ना था? पर्पल को, लेकिन जुड़ा कौन सा है? पर्पल के साथ कौन सा जुड़ गया? येलो, यानी पर्पल के साथ ग्रीन को जुड़ना था, यहाँ पर्पल के साथ कौन सा जुड़ा? येलो। तो यहाँ पर क्या हुआ? म्यूटेंट हो गया। अब यहाँ पर केमिकल ने किया है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने किया है, या सेल डिवीजन के दरमियान की प्रॉब्लम हुई है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, किसी ने की वजह से डीएनए डैमेज हो गया। जब डीएनए डैमेज हो गया, ट्रांसक्रिप्शन डैमेज हो गई, ट्रांसक्रिप्शन डैमेज हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस डैमेज, प्रोटीन सिंथेसिस डैमेज हुआ, तो जो प्रोटीन से ऑर्गन बनना है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना, बड़ी करेक्ट और बेस्ट एग्जांपल हमको मिल गई। ठीक है, ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं आज जीन। अच्छा, इसके अंदर एक बात समझ में आ रही, देखिए हम तेजी के साथ पढ़ रहा हूँ। म्यूटेशन इज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। देयर आर द 2 टाइप ऑफ द म्यूटेशन। पहली कौन सी है? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये मैंने पिछली क्लास में भी नहीं पढ़ाई, ठीक है ना, इस क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक ये भी आया। 2 किस्म की म्यूटेशन हो सकती हैं। म्यूटेशन 2 वो जो हमने पढ़ी है, वो 4 प्रोसेस है जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है, मतलब 4 टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन। उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या है? अ जीन और द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं? अ चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन which can cause the change in the polypeptide chain. It causes the error occurring during the DNA. यानी कह रहा है एक क्रोमोसोम में एक डीएनए की एक जीन में चेंज आना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो जीन थी सिर्फ कान बनाने की, उसमें अगर चेंज आएगा that will be known as the point mutation. एक क्रोमोसोम में फर्क आना, सॉरी एक डीएनए में फर्क आना, एक डीएनए की जीन में फर्क आना क्या कहलाता है? पॉइंट म्यूटेशन। और वो थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम काज करती है। छोटा मोटा प्रॉब्लम क्या है? कि कान छोटा बड़ा हो जाए, नाक छोटी बड़ी हो जाए, छठी उंगली आ जाए, मतलब इसमें पूरी बॉडी को कोई डैमेज खुदा ना खास्ता नहीं होता, एक आध ऑर्गन में थोड़ा सा इश्यू होता है, दैट इज नॉट द पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन नीचे लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स म्यूटेशन, दैट इज वेरी 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 डेंजरस। यानी कि क्रोमोसोम म्यूटेशन कहते किसको है? ये देखिए, a change in the number or the structure of the chromosome. नंबर कितने क्रोमोसोम के? 46 कह रहा है। इसमें अगर चेंज आ जाए, मसलन 46 से 47 हो जाए, या 46 से 45 हो जाए, पूरा क्रोमोसोम ही मिस हो जाए, या एक और एक्स्ट्रा आ जाए। अभी तक तो हम पॉइंट म्यूटेशन में क्या बात कर रहे थे? एक क्रोमोसोम के एक डीएनए में थोड़ी बहुत चेंज, वो पॉइंट हो गई। लेकिन अगर पूरा क्रोमोसोम अगर चेंज हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया क्रोमोसोम का, यानी इतने बड़े लेवल के ऊपर चेंज हुई, that is the chromosome mutation, or it is caused by the error during the cell division. तो basically chromosome mutation हम cell division के दरमियान पढ़ेंगे, वही क्रॉसिंग ओवर पे जाके। तो ये 2 किस्म की म्यूटेशंस हैं। अब आप मुझे बताइए, which one is the most dangerous for the human being, for the organism? क्रोमोसोम म्यूटेशन। इंतजार भाई ने जवाब दिया, बताइए, बाकी बताएं। क्रोमोसोम म्यूटेशन। Why? क्रोमोसोम म्यूटेशन Why? सर। Why? क्योंकि पूरा क्रोमोसोम इसमें हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या पूरे होगा? क्रोमोसोम को प्रॉब्लम हो रही है। डिटेल जवाब दें, डिटेल। ये तो सीधी सी बात है भाई, एक डीएनए डिस्टर्ब होगा तो कम डिस्टर्बेंस है, लेकिन पूरा क्रोमोसोम डिस्टर्ब होगा तो भाई ज्यादा डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस क्या है?
इंतजार थोड़ा रुक के, बच्चे दूसरों को बचाने दो। पूरे क्रोमोसोम के जाने से कौन सी प्रॉब्लम आएगी? फॉर एग्जाम्पल पूरे क्रोमोसोम के जाने से जो है जो प्रॉब्लम पहले आ रही है उससे ज्यादा आ सकती है एक्स्ट्रा। मसलन कान ही नहीं होगा या हाथ ही नहीं होगा, हो सकता है कि या तो होगा ही नहीं या एक्स्ट्रा होगा। या एक्स्ट्रा वो जो डिलीशन डुप्लीकेशन बात। जी खदीजा कह रही हैं कुछ? सर वो मर भी तो सकता है अगर ज्यादा या कम होंगे तो क्रोमोसोम। वेरी गुड, जबरदस्त। इट कैन बी अ लीथल, लीथल मतलब डेथ काजिंग इफेक्ट भी कर सकता है जनाब ये। वेरी गुड। अच्छा किस स्टेज में मरेगा? जिंदगी के किस स्टेज में मर सकता है? वो तो सर उसकी बॉडी के ऊपर उसके जो पोटेंशियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जवेरिया बताइए सर जरा वो कुछ। मदर की बॉडी में, सर वो जब पूरा बेबी बन रहा होगा ना तब मदर की बॉडी में ही मर जाएगा 5 to 6 month में। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है। क्या मसला क्या होगा? चले इंतजार बताएं फिर। सर सबसे पहले तो मसला ये हो सकता है जैसे कि हमें पढ़ाया गया है कि कभी कभी 46 की जगह 45 क्रोमोसोम होते हैं, कभी 47 भी होते हैं। तो इससे ह्यूमन में अल्ट्रेशन आ सकती है, मतलब कि हम कह सकते हैं ह्यूमन, हमारे पास ह्यूमन की कोई और टाइप, जैसे हमारा थर्ड जनरेशन होती है, हाँ मेल बिल्कुल, फीमेल के अलावा जो बिल्कुल। थर्ड जनरेशन यानी होती है। उसका सेक्स चेंज हो सकता है बॉडी का। बिल्कुल सर। और ठीक है। सर इसके अलावा हमारे पास जैसे मारिश ने पहले बताया कि हमारे पास, या शायद खतीजा ने बताया कि हमारे पास इंसान मर भी सकता है क्योंकि लीथल होती है। वेरी गुड। अगर हमारे पास कोई ऐसी जीन अगर खत्म हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास आई जीन चली जाती है, आई की जीन मतलब कि हमारा म्यूटेट हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी बिल्कुल आई विजन जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि एक पर पॉइंट कंप्लीट म्यूटेशन ऑर्गन में भी ये डैमेज हो होगा सकता कि, है। जी सर, पर पॉइंट म्यूटेशन में ये होगा कि हमारी आई विजन में हमारा कुछ फॉल्ट आ सकते हैं, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकती है, बाकी हमें दिखेगा जरूर। हाँ मतलब उसकी सर ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी, जी ये जी भी तो हो सकता है ना सर कि उसका विजन बढ़ जाए, ज्यादा उसको आराम से, वो ज्यादा देख सके, ज्यादा आराम से देख सके। अगर ज्यादा आराम से देख, देखिए अगर उसका विजन नॉर्मल से बहुत ज्यादा है तब भी उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें नॉर्मल पे सेट है, फिर वो यस सर। सीवियरली सर एबनॉर्मल कहलाएगा। मसलन सर बायोलॉजी में मारिज एक का चीज जवाब, बताई मारिज जाती जवाब है। सुने। आप किताब को एक खास डिस्टेंस से पढ़ते हैं, ठीक है, आपका विजन 6x6 है, आप बिल्कुल यानी कि किताब को 1.5 फीट के फासले पर रख के बैठ के बेहतरीन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन यानी कि किसी बच्चे का विजन 12x12 हो तो वो किताब को ऐसे घुसा के पढ़ेगा अंदर, बिल्कुल आंख पे ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको सिर्फ एक चीज में इतनी प्रॉब्लम है, उसको दुनिया की हर चीज में प्रॉब्लम। वो ड्राइविंग करते हुए 10 दफा गाड़ी मारेगा, बल्कि ड्राइविंग कर ही नहीं सकता वो सोचेगा मेरी कि गाड़ी चला लूं। तो याद रखें स्टैंडर्ड जरूरी है, क्योंकि दुनिया की तमाम चीजें स्टैंडर्ड पे सेट है। कद बहुत अच्छी चीज है, हाइट हाइट बहुत, लेकिन उस शख्स से पूछें जिसकी हाइट 7 फीट है या 6.5 फीट है, वो बोलेगा मैं अपनी इस हाइट की वजह से परेशान हूँ, अजाब का शिकार हूँ। क्यों? दरवाजे में सर लगता है, कपड़े नहीं मिलते, ड्रेसिंग नहीं कर सकता, अपना जो है ना मुझे सही तरीके से यूनिफॉर्म नहीं मिलता, शूज नहीं मिलते मेरे साइज के मुझको, ठीक है ना। दूसरा, लोग मुझे अजीब अजीब निगाहों से भी देखते हैं जब ओवर हाइटेड नजर आता है। तो याद रखें डिफॉर्मिटीज चाहे वो बजाहिर पॉजिटिव लग रही हो लेकिन बहुत खतरनाक है, ठीक है। और चीजें देख लेते हैं डैमेजिंग की। सर जी जी बात करिए। सर क्रोमोसोम्स तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सेक्स क्रोमोसोम, एक ऑटोसोम्स। जी जी सर अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में होगी म्यूटेशन तो उसमें तो जैसे जेंडर चेंज हो सकता है, वेरी गुड। तो बाकी कैरेक्टर वाला तो ऑटोसोम्स में आएगा ना, अगर उसमें उन क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हो। एग्जैक्टली इसमें आ गया, लेकिन मैंने भी टॉपिक यूं नहीं छेड़ा क्योंकि अभी आप दोनों की बातें इंतजार की और आपकी बातें बिल्कुल उसी स्टडीज की तरफ जा रही हैं, और आप लोगों ने क्योंकि पढ़ा हुआ है इसलिए आप वहां तक अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों नहीं छेड़ रहा हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट बिल्कुल जो लेवल के हैं उन पर बात करनी चाहिए, और ये सारी डिस्कशन हमारे पास सेल साइकिल चैप्टर 7 में है, वहां के लिए उठा के रखी है, ठीक है। अच्छा, अब तो हम अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं सर आपको मुझे एक क्वेश्चन था। जी बेटा पूछिए जल्दी से। सर आपने ये जीन म्यूटेशन में पढ़ाई थी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, मुझे एक बात समझ में नहीं आई हाँ कि हाँ हमारे पास जीन म्यूटेशन विद इन द इंडिविजुअल, अगर उसकी एज 20-25 है तो उसके अंदर हो सकती है? क्या हो सकती है किसमें? जीन म्यूटेशन उनके अंदर हो सकती है या क्रोमोसोमल एब्रिएशन उनके अंदर हो सकती है? क्रोमोसोमल एब्रिविएशन ही तो जीन म्यूटेशन होती है। जी सर वही कह रहा हूँ कि
अगर मेरी एज 20 से 25 तक है तो क्या मुझे जीन म्यूटेशन हो सकती है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, सुनिए बात सुनिए, जीन म्यूटेशन होती कब है पहले तो ये समझाएं, समझ आ रही है बात? जी सर, आई थिंक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जी जी, और स्पेशली जब डेवलप में बेबी डेवलप हो रहा होता है इनसाइड द मदर बॉडी, सबसे ज्यादा जी सर, सही है बात। और जब वहां से बच्चा नॉर्मल बर्थ कर जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है ना? सही सर। फिर तो ये हो सकता है कि सूरज की तेज शुआएं देख के उसकी नजर बिना ही चली जाए, तो वो तो डीएनए डैमेज थोड़ी हो, तो उसने अपने ऑर्गन को खुद डैमेज किया। अंडरस्टैंड नाउ? ओके सर। अच्छा, अब मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, जीन म्यूटेशन वर्सेस क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो अभी मारिज ने, आपने, इंतजार ने और खतीजा ने और हमारी दूसरी बच्ची ने, वरिशा ने बेहतरीन पार्टिसिपेट किया कि अगर सिर्फ जैसे जीन म्यूटेशन मतलब पॉइंट म्यूटेशन जो ब्लू कलर से लिखा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब पर्पल वाली जो लिखी हुई है। क्या कह रहा है कि अगर जीन म्यूटेशन होगी तो किस किस्म, डिफरेंसेस क्या है दोनों के दरमियान में, डिफरेंसेस, ठीक है? टॉपिक समझ में आ रहा है कि जीन म्यूटेशन में क्या होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा? अच्छा, जीन म्यूटेशन इज एंड द अल्टरेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन, यानी कि एक जीन में तब्दीली आएगी, सिर्फ एक जीन में, जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन आर द अल्टरेशन इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और द क्रोमोसोमल नंबर। कह रहा है या तो पूरे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, या फिर क्रोमोसोम के नंबर यानी कि 46 से 47 हो जाए या 47 से 46 से 45 हो जाए। पहला तो उसने बताया कि फिजिकल चेंजेस तो ये आएगी। दूसरी बात, ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम क्या बता रहा है, किसके अंदर, जीन पॉइंट म्यूटेशन में, जीन म्यूटेशन में, caused by errors in the DNA replication and the mutagens such as the ultraviolet radiations and the chemicals। कह रहा है कि जो डीएनए डैमेज होगा, दो पॉइंट्स पर डीएनए डैमेज हो सकता है। एक तो जब वो खुद से अपनी कॉपी कर रहा, जो मैंने भी आपको लास्ट कॉपी दिखाई थी कि डीएनए ने अपनी 2 कॉपी बनाई, एक कॉपी के अंदर एक जो था वो डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक, यानी अपनी रिप्लिकेशन के वक्त ही गड़बड़ कर जाए। दूसरा, जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में हो, मदर बॉडी के अंदर जब बेबी बन रहा हो या कोई भी स्टेजेस हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, तब क्या हो जाए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चली जाए, रेजिस, एक्सरेजिस, अल्ट्रासाउंड के जरिए एक्सरे करवाया, मदर की टांग टूट गई थी, मतलब अगर एक्सरे कराया, एक्सरे उसके एब्डोमिनल साइड में चला गया, वहां बेबी बन रहा था, तो वो एक्सरे की रेज ने क्या किया, डीएनए के जाके सीक्वेंस तोड़ दी, ठीक है, या फिर केमिकल। ये 3 रीजन हो सकता है। जबकि क्रोमोसोमल का रीजन क्या है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, जस्ट वन, एक ही रीजन है कि जब मदर या फादर की बॉडी में मियोसिस हो रही हो, और मियोसिस के बाद जब क्रॉसिंग ओवर हो रही हो, तो क्रॉसिंग ओवर के वक्त पूरा पूरा क्रोमोसोम नंबर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट चला जाए। राइट से लेफ्ट क्या मतलब कि या तो 46 हो जाए और 45 हो जाए या 47 हो जाए, ठीक है, पूरा क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाए। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, the alteration occurs in the nucleotide sequence of a gene, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आगे पीछे होंगी एक डीएनए की, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, the alteration occurs in a segment of the chromosome, पूरा पूरा क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटेगा, यानी कि एक क्रोमेटिड हो सकता है हाफ रह जाए, ठीक है, यानी पूरे पूरे क्रोमोसोम में चेंज आना शुरू हो जाएगी, ठीक, ये ऊपर से पॉइंट मिलता जुलता है। a single gene is affected, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, एक जीन, यानी कि एक क्रोमोसोम में अगर 20 जीन्स हैं तो कोई एक जीन इफेक्टेड होगी, कोई एक जीन सिर्फ, जबकि क्रोमोसोमल एब्रिविएशन में सेवरल जीन्स आर अफेक्टेड, यानी कि एक क्रोमोसोम में अगर 100 जीन्स हैं तो 8, 10, 12 जीन्स डिफेक्टेड होंगे, ठीक है ना, यानी कि पूरा बहुत बड़ा पोर्शन डिफेक्ट हो जाएगा, अफेक्टेड होगा, मुतासिर होगा। इन्फ्लुएंस इन द कॉम्प्लीमेंट्री कंपैरेटिवली लो, कह रहा है कि पॉइंट म्यूटेशन से बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन एज सच कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसकी डेथ काज हो जाए या उसका सेक्स चेंज हो जाए या उसकी बॉडी के ऑर्गन चेंज हो जाए या उसकी पूरी शख्सियत ही चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कान छोटा बड़ा, उंगलियां 5 से 6 हो जाएंगी, नाक थोड़ी बड़ी या नाक थोड़ी छोटी हो जाएगी, आंख छोटी बड़ी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। कैन समटाइम बी लिथल, क्या कह रहा है, क्रोमोसोम अभी जो जिसकी तरफ जवेरिया ने इशारा किया जबरदस्त, इंतजार में उसको डिस्क्राइब किया कि कैन समटाइम बी, समटाइम लिथल, लिथल मतलब डेथ, डेथ भी हो सकती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट और आफ्टर द बर्थ, फॉरन डेथ भी हो सकती है, ठीक है, बच्चे की। कैन, अच्छा पॉइंट, कैन, अच्छा 2 एग्जांपल आ गई, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया मतलब बच्चे में खून की बीमारी होती है और उसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं
वो हुक लाइक हो जाते हैं, ऐसे होते तो वैसे राउंड है लेकिन राउंड की जगह होता है हुक लाइक हो जाता है, और उनका अंदर का हीमोग्लोबिन स्टिफ सख्त हो जाता है, और फिर रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते, तो बच्चे को शदीद सांस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया, तो उनके ऊपर नया ब्लड चढ़ता है, थैलेसीमिया की तरह, उसकी तरह, लेकिन बेसिकली थैलेसीमिया नहीं। दूसरी बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसे कहते हैं कि एक छोटा सा कट लगेगा ना, उस कट से खून निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया के अंदर जो प्लेटिलेट्स होते हैं, जो खून को जमा के खून के सुराख को बंद कर देते हैं, कट को बंद कर देते हैं ताकि खून निकलना बंद हो जाए, तो वो प्लेटिलेट्स के अंदर प्लेटलेट्स आर फेल्स टू क्लॉट, वो जमने की सलाहियत नहीं रहती। जब उनमें जमने की सलाहियत नहीं रहती तो खून बहता रहता है, तो खून बहने से पेशेंट की डेथ हो जाती है। अ सिंगल कट लीड्स टू द डेथ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दोनों डिजीज आपकी बुक में डिस्कस कर रखी है, जो मैंने आपको ब्रीफली अभी बता भी थी। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक डिजीज है कि इसके अंदर सिस्ट हो जाती है, फाइब्रोसिस। और अच्छा, हंटिंगटन सिंड्रोम। हंटिंगटन किसे कहते हैं जनाब? आपने अक्सर बूढ़ों को देखा होगा 60-70 साल के, जो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, उनके हाथ भी हिलता रहता है, उनका सर भी हिलता रहता है, दैट इज नॉट एज द हंटिंगटन कोरिया। और सिंड्रोम्स में, सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिजीज, एक साथ बहुत सारी डिजीजेस हो जाना, ठीक है। टायसेचिस स्किन डिजीज भी होती है, और एंड कैंसर, और कैंसर भी काज कर सकता है, ठीक है ना। ये बीमारियां हो सकती हैं किसके जरिए से? पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, पूरा क्रोमोसोम ही गायब हो गया, तो क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम्स, ये तीन किस्म के सिंड्रोम्स बहुत कॉमन है, वरना और भी जॉबर्ट सिंड्रोम भी है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये तीन सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम्स हमारे पास सेल साइकिल के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस वाली डायग्राम ने, इस वाले डिफरेंस ने बहुत अच्छी तरीके से क्रोमोसोमल और पॉइंट म्यूटेशन समझा दी होंगी। समझ में आई बेटा बात? यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, पिक्चर्स, कि हाउ मच दैट विल बी द सीरियस। सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन की दिखाऊंगा, क्रोमोसोमल के वक्त दिखाएंगे आपको। और बस ये आपको मुझे शेयर दिखानी है, उसके बाद फिर हमारा लेक्चर भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ आपने अगर किसी को सवाल करना है तो उसमें करें, जब तक मैं आपको पिक्चर शेयर करता हूँ ये वाली। सर जो आपने ये वाली पिक्चर दिखाई है, तो इसके अंदर जो है, जो एंड में डिजीजेस बताई हैं दोनों साइड की, तो वो तो उम्र बढ़ने के साथ साथ की भी बताई हुई है ना, जो कैंसर वगैरह है, तो ये तो वो उम्र कभी बढ़ने भी, के साथ साथ भी आ जी जाती जी है। जी, तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को हम खून लगाते हैं, चाहे किसी को खून की जरूरत पड़ गई है और हम उसे खून लगाते हैं, तो उसमें कोई इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि किसी और शख्स का जब हम ब्लड उसको लगाएंगे तो उसके अंदर डीएनए और जीन्स वगैरह तो चेंज हो सकते हैं, चेंज होंगे बल्कि। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मारिज ने। मारिज का सिंपली क्वेश्चन ये है कि क्या जेनेटिकल डिजीजेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन से दूसरे बंदे में जाती है या नहीं जाती, यही पूछना चाह रहे हैं ना? यस सर। कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो क्या ये डिजीज दूसरे बच्चों में जाएंगी या नहीं जाएंगी? तो याद रखें, जेनेटिकल डिजीजेज कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक से दूसरे में नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि रेड ब्लड सेल्स हम ट्रांसफर करते हैं या आरबीसीज हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और वहां क्रोमोसोम्स का भी कोई काम नहीं होता, और रेड ब्लड सेल 128 डेज में उनकी डेथ हो जाती है, वो फिर बोन मैरो से नए बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एहतियात की वजह क्या होता है कि अगर किसी का कान छोटा बड़ा है या 6 उंगलियां तो कोई मसला नहीं है, वो तो ब्लड दे दे। लेकिन अगर किसी को क्रोमोसोमल एब्रिविएशन है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम है, जॉबर्ट सिंड्रोम है, जो हम आगे पढ़ाएंगे, तो वो वैसे ही ब्लड देने के काबिल नहीं होता। तो पॉइंट म्यूटेशन वाला तो ब्लड शायद दे सकता है, लेकिन क्रोमोसोमल वाला ब्लड देने के काबिल ही नहीं होता, उसकी वो दे ही नहीं सकता ब्लड। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, चले, ये मिल गई मुझे तस्वीर। वैसे तो बड़ी खतरनाक खतरनाक तस्वीरें थी, डरा देने वाली, लेकिन मैंने फिर भी बड़ी सादा सादी तस्वीर ली है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीजें जो है वो एक बेबी में हो सकती है। ठीक है जनाब, किधर गया शेयर? ये शेयर हुई है आपको पिक्चर भी? नो सर, अभी नहीं हुई। No, sir. चले, अब तो हो गई होगी।
यस सर, अब हो Yes, गई है। और देखिए कितने प्यारे प्यारे बेबीज हैं, लेकिन ऊपर लिखा हुआ व्हाट आर द सिम्टम्स, क्लिफ्ट प्लेट और द पेल, क्लिफ्ट लिप और द क्लिफ्ट पेलेट, ये दोनों एक ही बात है। अब लेकिन बच्चों के होंठ इनके नाक से मिले हैं, हालांकि बच्चे देखें कितना खूबसूरत है, कितने प्यारे हैं, ठीक है ना। अब इनकी प्लास्टिक सर्जरी होती है बच्चों की और वो बच्चे सेट हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना। इसी तरीके से आप ये देखिए पॉलीडेक्टाइल, ठीक है ना, जहाँ 1 2 3 4 5 6 इसकी उंगलियां अभी से बन रही है बच्चे की हाथ में, और नीचे देखें कितनी उंगलियां इसकी, ये भी है 1 2 3 4 5 6 उंगलियां इस बच्चे के पाँव में भी बन रही है। तो दैट आर द लिटिल बिट्स एग्जांपल्स ऑफ द पॉइंट म्यूटेशंस, ठीक है। एक और भी मैंने डायग्राम निकाली थी, देखता हूँ शायद अभी सामने आ जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि मुझको क्या करना चाहिए। मुझे अल्लाह ने बिल्कुल सही सालिम, अच्छा देखिए एक तस्वीर आपके सामने और आ गई, इस बच्चे के साथ देखें क्या क्या प्रॉब्लम है, बताएं जल्दी से क्या क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताएं। इस बच्चे का कान की सर शेप इसका हेड डिफरेंट है बड़ा है। और हेड बड़ा है, कान का शेप डिस्टर्ब है, और हैंड की जो उंगलियां हैं मुट्ठी बंद हो रही है वो डिफिकल्ट और डिफरेंट बंद हो रही है। लेकिन उंगलियां 5 ही हैं, उंगलियां 5 है लेकिन वो मुड़ ज्यादा रही हैं, मुड़ ज्यादा नहीं है, साइडों से मुड़ रही हैं। इसका मतलब है साइज में मसला है। और सर इसके चेस्ट में भी थोड़ा सा ना, चेस्ट में भी डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा जो इसकी, जी सर, बेल्ट के नीचे का हिस्सा होता है, बेल्ट के नीचे की बॉडी, उसमें भी इसका प्रॉब्लम है। हाँ तो मतलब बॉडी के अंदर छोटे छोटे, अब लिखा हुआ है देखें, स्मॉल माउथ, स्मॉल जॉज, शॉर्ट नेक, देखें गर्दन है ही नहीं बच्चे की, ठीक है। इस तरह आ जाइए, शील्ड चेस्ट, शील्ड किसे कहते हैं, चपटा, यानी कि सीना बाहर निकला हुआ होता है ना, बाहर निकला हुआ, चपटा सा है, पिचका हुआ सा है, और शॉर्ट हैंड, हाथ छोटे हैं, प्रोमिनेंट स्ट्रेनम, स्ट्रेनम मतलब सीना ऊपर से अंदर है और नीचे वाला हिस्सा बाहर है सीने का, ठीक है ना, जैसे अभी बच्ची हमारी कह रही थी ना कि इसके चेस्ट में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, एंड वाइड सेट निपल, ठीक है ना, और जो इसकी ये ब्रेस्ट निपल्स हैं ये वाइड, यानी कि वो भी दूर दूर है, एडजस्ट सेटिंग पर नहीं है। और अरे जनाब क्या लिखा हुआ है, ऑक्यूपेट और द बैक पार्ट ऑफ द स्कल इज द प्रोमिनेंट, मतलब पिछला वाला हिस्सा बच्चे का बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, इसको हम इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। इंसेफेलाइटिस मतलब सेफेलिक कहते हैं हेड को, इंसेफेला मतलब सर का बड़ा हो जाना, पीछे से फैल जाना। अच्छा, सर मेगासेफेली भी कहते हैं। मेगा सेफेलिक भी कहते हैं, मेगा मतलब बड़ा और सेफेलिक कहते हैं हेड को, मेगा सेफेलिक मतलब सर का बड़ा हो जाना। वेरी गुड। डेस्क क्या लिखा है यहाँ पर, डेस्क प्लास्टिक और द माल फॉर्म एयर, कान की